हाय गाइस, माय नेम इज कबीर एंड यू आर वाचिंग क्लैट प्रेप बेंच ऑफ टाइम। इन टुडेस सेशन हम बात करने वाले हैं जून के लीगल रैप अप के बारे में। तो जून के डायरेक्टली ये कुछ मुद्दे हैं जो आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं क्या एजेंडाज हैं। सुप्रीम कोर्ट वर्किंग आवर्स एंड सैटरडेज, टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स, एयरक्राफ्ट डिमोलिशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन रूल्स, पुडुचेरी लेजिस्लेचर गोस पेपरलेस, दिल्ली हाई कोर्ट ड्राफ्ट आर्बिट्रेशन रूल्स एंड पुलिस समन्स टू लॉयर्स। इसके अलावा और कोई एजेंडा भी है? यस, वी हैव नैट टेस्ट के रूल्स, जो नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है, ठीक है। पॉलीग्राफ टेस्ट से एक और टेस्ट बढ़कर होता है, ये रिगार्डिंग राइट ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन है आपका। हर व्यक्ति का 20 सब क्लॉज 3 के अंदर वो व्यक्ति मना कर सकता है कि यार मुझे नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं कराना, मुझे पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराना, तो उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रूल्स हैं। राइट टू बिजनेस क्लोजर, पीआईएल्स फाइल आफ्टर अहमदाबाद प्लेन क्रैश, यूनिफाइड पोर्टल फॉर वक्फ उम्मीद, पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर्नाटका के कोर्ट्स के अंदर एंड बीसीआई नोटिस ऑन ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से एलएलएम कंप्लीट कराने के कोर्सेज। तो आइए सबसे पहले मुद्दे के बारे में जानते हैं। पहला है हमारे पास एजेंडा, सुप्रीम कोर्ट वर्किंग आवर्स सैटरडेज। तो बेसिकली क्या सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट ने फेस करा है क्रिटिसिज्म फॉर लॉन्ग कोर्ट ब्रेक्स कि भाई कोर्ट जो है काफी छुट्टी लेता है, काफी ज्यादा बैकलॉग ऑफ केसेस है और जजेस को बिल्कुल रहना है और हाई नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस के चलते जजेस छुट्टी कैसे ले सकते हैं। जजेस का दायित्व बनता है कि इसको सॉल्व करना, आप छुट्टी इतनी लंबी लंबी कैसे ले सकते हो। टू एड्रेस दिस न्यू रूल्स आ चुके हैं, वेर इंट्रोड्यूस इन जून 2025 टू इंक्रीज वर्किंग डे, जिससे इंक्रीज हो जाएंगे वर्किंग डेज और रिस्टोर हो जाएंगे सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे एज ऑफिशियल वर्किंग डेज। ऑफ सेकंड और फोर्थ जो सैटरडे का उस पर छुट्टी नहीं रहेगी, बिल्कुल आपके ऑफिशियल वर्किंग डेज के तौर पे वो रहेंगे। मूविंग ऑन, इसी के अंदर है कुछ लीगल प्रोविजंस। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अमेंडमेंट रूल्स 2025, अमेंडिंग ऑर्डर रूल 1 to 3 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स। अभी आपको क्या याद करना है, याद थोड़ा ना करना है भाई, पर पता होना चाहिए। एग्जाम में ऐसा कोई नई चीज आ गई तो आपको लगा अरे भाई पता नहीं क्या है, ये बेसिक सी चीज है। सुप्रीम कोर्ट को आपने सैटरडे को वर्किंग करा दिया। ऑफिस ओपन रहेगा मंडे से फ्राइडे 10 AM to 5 PM, सैटरडे को 10 AM से 1 PM, यानी कि हाफ डे जैसा वर्किंग है, हाफ डे वर्किंग है। अर्जेंट वर्क जो रहेगा वो एक्सेप्ट होगा 12 के पहले ऑन सैटरडेज एंड लिमिटेड हॉलीडे क्लोजर्स रहेंगे आपके। अभी करंट रूल्स फिलहाल ये कहते हैं। ये जो मूव है ये बूस्ट करता है एफिशिएंसी को और केस का बैकलॉग कम करता है और पब्लिक का ट्रस्ट आ जाता है आपके ऊपर कि हाँ जुडिशरी हमारे लिए कुछ तो काम कर रही है। मूविंग ऑन, कंपेयर टू अदर कोर्ट्स ग्लोबली, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी सबसे ज्यादा वर्किंग डेज हैं, बट हायर पेंडेंसी जो है वो रिक्वायर करती है रिफॉर्म। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बहुत एफिशिएंट मैनर में काम कर रहा है एज कंपेयर टू द ग्लोबल इकोनॉमीज जो डिफरेंट कंट्रीज है, बट इंडिया की जो पेंडेंसी उसके चलते चीफ जस्टिस ने ये बोला कि दैट दिस रूल गिव्स द चीफ जस्टिस फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट टाइमिंग्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स। कि आप स्पेशल ओकेजन्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ स्पेशल टाइमिंग भी कर सकते हो, यानी कि कभी कभी बाद में भी कोर्ट खुल सकता है 1 बजे के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स। अभी टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स क्या है आइए समझ लेते हैं। बेसिकली द राइज इन डिजिटल कम्युनिकेशन एंड सिम कार्ड फ्रॉड लेड टू द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग मोबाइल सिक्योरिटी। कि भाई बहुत ज्यादा सिम कार्ड के फ्रॉड हो रहे हैं और मोबाइल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चीजें हमें देखना चाहिए, यानी कि इसको थोड़ा और ज्यादा रॉबस्ट बनाना चाहिए, इसको और ज्यादा ऐसा स्ट्रेंथन कर देना चाहिए, बॉल्सर कर देना चाहिए कि यार ज्यादा सिम कार्ड के रिलेटेड फ्रॉड्स ना हो। जून 2025 में ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स बने, प्रपोज टू इंप्रूव टेलीकॉम नेटवर्क, कि आपका टेलीकॉम नेटवर्क इंप्रूव करा जाएगा इन द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि भाई सिक्योरिटी आपकी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्रूव करी जाएगी। केवाईसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजर वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। केवाईसी बोले तो नो योर कस्टमर, ठीक है, आपको कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए। विद ओवर बिलियन मोबाइल यूजर्स, इंडियन टेलीकॉम सेक्टर इज वास्ट एंड क्रिटिकल टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी। इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज्यादा वास्ट है और इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम डिजिटल सर्विसेज जैसे ओटीटी एप्स, फिनटेक, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये सब हेवीली रिलाई करते हैं आपके मोबाइल के IMEI नंबर पे या आपके मोबाइल के नंबर पे फॉर यूजर वेरिफिकेशन। आपका यूजर का वेरिफिकेशन आपके IMEI नंबर से होता है। जिसको भी पता है IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फ्रॉड रिलेटेड टू सिम कार्ड्स मिसयूज, जितने भी फ्रॉड होंगे जो सिम कार्ड की मिसयूज के रिगार्डिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट के रिगार्डिंग है, फेक मोबाइल डिवाइसेस के रिगार्डिंग है, जो आपने एक बहुत अच्छी वेब सीरीज देखी होगी, नहीं है तो देखना क्लैट के बाद, जिसका नाम है जमताड़ा। जमताड़ा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जिसमें बताता है कि झारखंड कैसे हब बन गया था इन सारे केसेस के रिगार्डिंग कि यार कितने ज्यादा सिम कार्ड, ये बैंक कॉल के फ्रॉड्स और ये साइबर अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट, ये सब चीजें कितनी ज्यादा प्रेवलेंट हो रही थी। नाउ रिस्पॉन्डिंग टू दीज चैलेंजेस द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस रिलीज ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन के रूल्स आ चुके हैं, अमेंडमेंट रूल्स आ चुके हैं जो स्ट्रेंथन करते हैं आपके साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स को, एक्सपैंड करते हैं आपकी सिक्योरिटी की रेगुलेशंस। मूविंग ऑन, क्या है, ये रहा आपका रूल एंड ये जो न्यू रूल है
ठीक है, ये पब्लिक कमेंट के लिए भी अवेलेबल है, यानी कि एक प्री कंसल्टेटिव लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पीसीएलपी प्रोसेस, यानी कि कोई भी लॉ बनाने के पहले एक पब्लिक कंसल्टेशन होना जरूरी है ताकि लोगों को पता रहे कि भाई लॉ किस बारे में है और लोगों को इसके बारे में कोई आपत्ति है या कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, गुड नोट पे बढ़िया लग रहा है, फीडबैक देना चाहते हो बिल्कुल दे सकते हो। इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखा जाता है पार्लियामेंट के अंदर। नाउ मोबाइल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आप दे सकते हो, IMEI ट्रैकिंग के रिगार्डिंग अपने रिव्यूज दे सकते हो, साइबर सेफ्टी के रिगार्डिंग भी अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हो। अब पॉइंट ये है कि ये टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफाई यूजर एंटिटी जैसे बोलते हैं TIUEs, ये कवर करते हैं नॉन ऑपरेटर प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं OTT, फिनटेक और ई-कॉमर्स, जो कि ऐप यूज करती है टेलीकॉम आइडेंटिफायर्स के तौर पर। नाउ ये मैंडेट करते हैं रियल टाइम मोबाइल नंबर वैलिडेशन, यानी कि MNV, याद रखना है MNV मतलब रियल टाइम मोबाइल नंबर वैलिडेशन। वो जाता है ना तुरंत OTP, डू नॉट क्लोज दिस विंडो, ठीक है, वी आर रीडायरेक्टिंग टू अ न्यू विंडो, ऐसा करके आता है और OTP वेरीफाई करता है, ठीक है। ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से होना चाहिए, ठीक है, कि आपका एक सेंट्रलाइज एजेंसी होना चाहिए इन सब चीज़ के रिगार्डिंग। हर अभी ऐप जो है वो कुछ ना कुछ अपना अलग खुद का इंटरफेस यूज करती है, तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए जो गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट की कोई एजेंसी कर सकती है, ठीक है। जैसे हमने अभी SSC के बारे में देखा था, तो SSC की कहानी ये थी कि यार SSC में एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन कंडक्शन बॉडी के लिए रिगार्डिंग टेंडर डाले गए और एड्यूफाई या डिफरेंट एडुकेटी डिफरेंट प्रकार की कंपनी से अप्लाई वगैरह करा। तो ये एजेंसीज जो होती हैं, तो क्या वो भी एक पब्लिक सेक्टर जितना रोल या एक पब्लिक एंटिटी की तरह वर्क करती है? क्या एजेंसी के एक्ट के लिए क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एजेंसी जो है पब्लिक फंक्शन डाल रही है? फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। रेगुलेशन ऑफ IMEI डिवाइस की इंटीग्रिटी, मैन्युफैक्चरर्स जो है वो उसको प्रिवेंट कर देंगे हम कि वो IMEI को रीयूज नहीं कर सकते। एक बार IMEI इशू हो गया एक फोन के रिगार्डिंग तो उसकी यूजर आइडेंटिटी डिस्क्राइब हो गई, यानी कि मेरा अगर फोन है और उस फोन का एक IMEI नंबर है तो इसको वापस रीयूज नहीं कर सकता, ये इसके साथ चले जाएगा, ये इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी वाला नंबर है। तो मैन्युफैक्चरर IMEI का रीयूज नहीं कर सकता और जिसके कारण डेटाबेस को टैम्पर ना गया। और ऑल्सो एट द सेम टाइम डेटाबेस की टैम्परिंग जो है कि भाई IMEI नंबर चेंज हो जाता है। आप देखते हो एप्पल का जो IMEI कोड है वो भी आप एप्पल की वेबसाइट से जो वेरीफाई करते हो बहुत बार ऐसा होता है कि चेंज हो जाता है, ठीक है। लोग ढंग से वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए एप्पल स्टोर, एप्पल के ऑथराइज स्टोर पर जाके प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करें आप। नाउ पीरियोडिक साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज का रिस्क असेसमेंट होना चाहिए और इंसिडेंट की रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। इसमें एक अच्छी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं चीफ टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स, इन सबको अपॉइंट किया जाएगा। चीफ टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर को इम्पोज किया जाएगा, मैंडेट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। एट द सेम टाइम ये कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका लीगल एनालिसिस यही है कि जो स्विम की स्वैपिंग हो जाती है, आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, जो हैकिंग होती है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हमने मैंडेट कर दिया। अगर कुछ गलती होती है तो बिल्कुल इनके ऊपर स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस हैं और उनके ऊपर स्ट्रिक्टर ऑब्लिगेशंस लगाई जाएंगी। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इन सारे लोगों को आइडेंटिटी थेफ्ट से, इन सब चीज़ों से बचाओ। हम देखते हैं ट्रू कॉलर सबके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, पर ट्रू कॉलर बाहर की कंपनी है। ट्रू कॉलर के पास इतने सारे यूज़र का डेटा है, जस्ट किसी अगर ट्रू कॉलर की डेटाबेस में कुछ हो जाए तो हम सब लोग का डेटा चले गया। तो सरकार के पास ऐसा क्या सिस्टम है, एक ऐसा कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर है जो खुद का सेंट्रलाइज सिस्टम बना रहा है? एयरटेल ने बनाया है रिसेंटली कि आप फ्रॉडलेंट लोग जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। क्या सरकार का ऐसा कुछ है क्या जो सेंट्रलाइज लेवल पे कर सकता है? सरकार का ऐसा कुछ है जो OTP वेरिफिकेशन कर सकता है? जैसे हमने UPI बनाया, UPI की सराहना होती है अक्रॉस द ग्लोब कि UPI सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिक्योर और बहुत ज़्यादा प्यारा सा जो मेश्वरी बिल्कुल सिस्टम है। बट क्या हमारे पास ऐसा साइबर सिक्योरिटी की रिगार्डिंग कुछ है क्या? जस्ट इन केस अगर कुछ बन जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे चेंज लेके आएगा रिगार्डिंग डिजिटल सेफ्टी। नेक्स्ट एजेंडा दैट वी हैव इज एयरक्राफ्ट डिमोलिशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन रूल्स। अब ये क्यों आए भाई? एयर इंडिया केस हम सबको पता है और उसके बाद के रिपोर्केशन हम सबको पता है। अब हो क्या रहा है इसका ओवरव्यू देखते हैं। इंक्रीजिंग अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन अराउंड एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स के अराउंड जो अनऑथराइज मैनर में जो कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, उससे सेफ्टी रिस्क हो सकती है फ्लाइट्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने रिस्पॉन्ड करा है कि ड्राफ्ट रूल्स बनाए जाएं ताकि अथॉरिटीज को इतनी पावर मिले कि वो इन ऑब्स्ट्रक्शंस को रोक सके। मूविंग ऑन, अब इसके कुछ लीगल प्रोविजंस आप सभी की स्क्रीन पे ये रहे। अभी जो लीगल प्रोविजंस है आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या? यस, पर याद करना इंपॉर्टेंट है? नहीं। आप इसका एक पर्सपेक्टिव समझ सकते हो। सो बेसिकली सेक्शन 10, 11, 18, 20 to 33 में ये दिया है कि इंडियन एयर
क्राफ्ट एक्ट का ये सेक्शन जो है वो नेशन वाइड अप्लाइड होगा सारे डेजिग्नेटेड एयरपोर्ट एरियाज पे। ये मैंडेट करता है सारे ऑफिसर्स इंचार्ज को जो कि एयरपोर्ट के, तो ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके सारे के सारे ऑब्स्ट्रक्शंस जो एक्सीड करते हैं हाइट के रिगार्डिंग, रिस्ट्रिक्शंस को मीट नहीं करते हैं, जितनी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है सर्टन मीटर्स की सर्टन फिट की और उसको मीट नहीं करते हैं, नोटिफाई कर देंगे प्रॉपर्टी ओनर्स को और वेरीफाई करेंगे कंप्लायंस रिगार्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स। ओनर को है उनको सबमिट करता है डिटेल प्लान विद इन 60 डेज। 60 डेज के अंदर बिल्कुल डिटेल प्लान सबमिट करना है कि वो कैसे पॉसिबल एक्सटेंशन करेंगे और कैसे पॉसिबल इसको हटाएंगे। अगर ओनर फेल कर जाते हैं इसके कंप्लायंस में तो अथॉरिटीज जो है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम DGCA बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो ऑर्डर कर सकते हैं उस चीज़ का डिमोलिशन या हाइट का रिडक्शन। क्लियर अपील मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड करा गया है कंटेस्ट करने के रिगार्डिंग। बिल्कुल अच्छा सा पैसेज बनाया जा सकता है कि आप इन ऑर्डर को कंटेस्ट कर सकते हो, और इसके रिगार्डिंग नॉमिनल फीस के रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें हैं कि भाई आप बेसिक नॉमिनल फीस पे इस चीज़ को के रिगार्डिंग एक प्रॉपर कंटेस्ट कर सकते हो, कंटेस्टिंग कर सकते हो, मतलब आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग आपत्ति है, ठीक है। कॉम्पनसेशन अवेलेबल रहता है ओनली टू कंप्लायंट ओनर्स, इलीगल स्ट्रक्चर्स बिल्ट पोस्ट नोटिफिकेशंस आर एक्सक्लूडेड, पब्लिक फीडबैक वाज इनवाइटेड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन रूल मेकिंग। मूविंग ऑन, ये लीगल प्रोविजंस थे और ये जो है बेसिकली ये एयर स्पेस जो है अराउंड द एयरपोर्ट उसके रिगार्डिंग लाइक अराउंड द एयरपोर्ट्स उसके रिगार्डिंग एक सेफर टेक ऑफ और सेफर लैंडिंग में रिजल्ट करेगा। इससे हमें पता चलता है कि भाई कैसे ऑब्स्ट्रक्शंस जो हैं वो इम्पैक्ट कर सकते हैं आपकी एयर सेफ्टी, ठीक है। आगे बात करते हैं एजेंडा नंबर 4 के बारे में कि पुडुचेरी का जो लेजिस्लेचर है वो बिल्कुल पेपरलेस हो रहा है। 9 जून को हमने ये वाला पोर्टल लॉन्च करा था जिसका नाम है नीवा पोर्टल। अब ये नीवा पोर्टल क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पोर्टल। अब ये पोर्टल बात करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। पहला है इन लाइन विद डिजिटल इंडिया, पुडुचेरी असेंबली ने ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लॉन्च करा जिसके ऑपरेशन जो हैं वो शुरू हो जाएंगे जून 2025 से। ये जो इनिशिएटिव है ये ट्रांसपोर्ट करता है ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी और पेपर वेस्ट को लेसन करता है, यानी कि जितने भी लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग जितनी चीज़ें उन सारे वर्क को स्ट्रीमलाइन कर देता है, जिसके कारण हर चीज़ एक डिजिटल फॉर्मेट में वर्क करेगी। असेंबलीज के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग की कॉपीज प्रिंट होती हैं, चीज़ें होती हैं, इससे अच्छा आपने इसके अंदर सब चीज़ों को अपलोड कर दिया, मॉडल उसको अपलोड कर दिया। अब जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो इसके अंदर हो जाएंगी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स ने इसको बिल्कुल नोटिफाई करा। और नीवा प्रोवाइड करता है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ताकि क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस हो जाए कि इसमें ई वोट्स भी ले सकते हो आप, इसमें नोटिस भी दे सकते हो आप, डिजिटल रिकॉर्ड्स भी डाल सकते हो प्रोसीडिंग्स के, सब चीज़ डिजिटाइज कर दी और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पुडुचेरी इस चीज़ को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। ये एक इको फ्रेंडली इनिशिएटिव है गवर्नेंस के रिगार्डिंग और ये करप्शन को भी रिड्यूस करता है कि जिससे हम डॉक्यूमेंटेशन की रिगार्डिंग करप्शन क्या होगा, डॉक्यूमेंट की टैंपरिंग हो सकती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव इंटेंट में ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए सारे सिटीजन्स को लेजिस्लेटिव इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। पुडुचेरी का ये जो मूव है ये इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरे स्टेट को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने में और क्वालिटी को इंक्रीज करने में। मूविंग ऑन, देखो छोटे छोटे मुद्दों को ऐसे निपटाएंगे। नेक्स्ट है दिल्ली हाईकोर्ट के ड्राफ्ट आर्बिट्रेशन के रूल्स। अब दिल्ली हाईकोर्ट के ड्राफ्ट आर्बिट्रेशन रूल्स क्या है? बेसिकली द ग्रोथ ऑफ आर्बिट्रेशन एज अ प्रेफर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी कि आर्बिट्रेशन एक प्रेफर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए, ट्रेडिशनल कोर्ट्स फ्रेमवर्क नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं बोला, पर इसको प्रेफरेंस देंगे हम, ठीक है। इसके रूल्स बिल्कुल क्लियर और एफिशिएंट रूल्स बना दिए गए हैं और इसके रिगार्डिंग दिल्ली हाईकोर्ट ने ये ड्राफ्ट आर्बिट्रेशन 2023 के रूल बनाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट खुद चाहता है कि लोग ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से हट के मॉडर्न फॉर्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे जाएं, ताकि जितने ज्यादा जल्दी तरीके से हम बैकलॉग को क्लियर कर सकें उतना इंडिया के लिए बेटर है। ये जो रूल्स है दीज आर मेंट टू स्पीड अप आर्बिट्रेशन प्रोसेस, कि आर्बिट्रेशन की प्रोसेस भी जुडिशियल प्रोसेस जैसा ना बन जाए, टीडियस ना बन जाए, स्लो ना बन जाए, दिक्कत वाला ना हो, कम्बरसम ना हो। इस चीज के रिगार्डिंग हमने ट्रांसपेरेंसी और इस चीज को इंप्रूव करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हमने प्रॉपर रूल्स बनाए हैं ताकि जितनी पार्टीज हैं जिनका दिल्ली जुरिडिक्शन आर्बिट्रेशन का, उसके लिए बेटर सिस्टम हो जाए। मूविंग ऑन, ये जो रूल्स हैं इसमें एविडेंस प्रेजेंटेशन से लेकर ऑनलाइन हियरिंग से लेकर बीच में इंटरम मेजर अगर लेना है तो वो भी सारी चीजें इंक्लूड है। ये आउटलाइन करता है सारे प्रोसीजर को रिगार्डिंग फाइलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ आर्बिट्रेशन रिलेटेड एप्लीकेशन। जितनी भी आर्बिट्रेशन रिलेटेड एप्लीकेशंस है उसकी फाइलिंग, उसका डिस्पोजिशन, ये भी सब चीज करता है। रूल्स बना दिए गए हैं, इसके रिगार्डिंग चैलेंजेस आएंगे तो उस चैलेंजेस को कर्व करने के लिए आगे सब रूल्स बन जाएंगे। अब इसका लीगल एसेस ये है कि ये डिले को हटाएगा, प्रोसीजर क्लैरिटी रखेगा, अकोमोडेट करेगा टेक्नोलॉजी को, जो कि आर्बिट्रेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोविड में हमने इसका बहुत ज्यादा बूम देखा है ऑलरेडी। तो इससे हमें देखना है ये कि 1996 का जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है उसके रूल्स के कंप्लायंस में है क्या? ऑब्वियसली एक जनरल लॉ के कंप्लायंस में ही सारा स्पेशल लॉ होता है, सारा स्पेशल रूल्स होता है, तो उसी के चलते इसमें
अमेंडमेंट कर दिए ताकि आर्बिट्रेशन और फास्ट तरीके से हो जाए। अब ये क्लियर आर्बिट्रेशन की जो प्रोसेस है ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, कोर्ट का टाइम बिल्कुल बचाते हैं, एट द सेम टाइम कोर्ट का बर्डन रिलीज करते हैं और आर्बिट्रेशन फ्रेंडली कल्चर बनाते हैं, इंडिया को ऐसा आर्बिट्रेशन हब बनाते हैं। मूविंग ऑन, एजेंडा नंबर 6, पुलिस समन करती है लॉयर को। अच्छा, पुलिस ने लॉयर को समन करा तो कुछ तो इंपॉर्टेंट बात होगी। तो बेसिकली कुछ कंसर्न्स देखे गए जब पुलिस और ईडी ने समन कर दिया लॉयर को, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं। क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना एक एडवोकेट का जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। एडवोकेट्स एक्ट कहता है कि भाई आपको किसी भी क्लाइंट की अगर आपने फीस वीस ले ली है, ठीक है, आपने उसका पक्ष समझ लिया, वकालतनामा साइन कर लिया, बिल्कुल आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चनिंग ऑफ अथॉरिटी नहीं होगा। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग कंसर्न्स ये रेज करें कि भाई ईडी और पुलिस जो है वो लॉयर्स को बुला रही है कि यार आपको आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आप इस क्लाइंट को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हो। तो जून 2025 के क्लैरिफिकेशन में ये हुआ कि यार दिस सॉ क्लैरिफिकेशन टू अवॉइड हरासमेंट, कि भाई हरासमेंट से बचना चाहते हैं। अब बेसिकली लीगल इसमें क्या एनालिसिस है समझते हैं। न्यू सर्कुलर डायरेक्ट दैट लॉयर्स कैन नॉट बी समन। नया सर्कुलर ये कहता है कि लॉयर को आप समन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड जब तक कोई स्ट्रॉन्ग और ऐसा खतरनाक सा एविडेंस नहीं है, डायरेक्टर लेवल का अप्रूवल नहीं है आपके पास, डायरेक्टर लेवल का अप्रूवल होना चाहिए आपके पास ईडी और पुलिस का ना। और ईडी और पुलिस का अगर डायरेक्टर लेवल का अप्रूवल होगा तो उसमें रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे कि आपने क्यों व्यक्ति को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। द प्रोविजन अपहोल्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ लीगल प्रोफेशनल, कि भाई लीगल प्रोफेशनल बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं, एक्सेस टू जस्टिस प्रमोट करते हैं आर्टिकल 39A के अंदर, और बिल्कुल इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन पावर का, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यूज करती है, एग्जीक्यूटिव यूज करती है लॉयर्स के अगेंस्ट। फर्दर अगर समन और सर्चेस होते हैं लॉयर के अगेंस्ट इन दिस कंटेक्स्ट तो इसके रिगार्डिंग प्रायर अप्रूवल चलेगा, मतलब प्रायर अप्रूवल लगेगा डायरेक्टर लेवल पे सीनियर ऑफिशियल से, ठीक है, ईडी या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के। ईडी बोलते तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। द कोर्ट फ्रेम 2 की क्वेश्चंस, कोर्ट ने 2 की क्वेश्चंस को देखा। अभी क्या की क्वेश्चंस है? पहला, क्या पुलिस समन कर सकता है लॉयर को सिर्फ और सिर्फ वो क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हैं इस बिना पे? दूसरा, अगर लॉयर का रोल है, इफ द लॉयर्स रोल एलिजिडली गोज बियॉन्ड एडवाइस, क्या अगर उसने एडवाइस से बियॉन्ड जाके कुछ करा है तो क्या समन बिल्कुल सब्जेक्ट करे जा सकते हैं, बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल ओवरसाइट, तो क्या समन को बिल्कुल जुडिशियल ओवरसाइट में देखा जाएगा। तो मीनवाइल कोर्ट ने स्टे कर दिया है सर्टेन प्रोविजंस पुलिस समन के रिगार्डिंग, कि पुलिस समन प्रोवाइड नहीं कर सकती, पुलिस समन करके नहीं बुला सकती लॉयर्स को, और रिसेंट कर दिया कि ऐसा कोई कोर्सिव एक्शन जो है वो लॉयर्स के विरुद्ध नहीं जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, इसमें ये जो सर्कुलर इशू हुआ था ये क्लैरिफाई करता है कि तभी व्यक्ति को समन किया जाएगा, कैन ओनली बी समन। देखो ओनली वर्ड दिया है, जहां ओनली वर्ड है वो क्रिटिकल, बिल्कुल आप क्रिटिकल रीजनिंग पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दे कैन ओनली बी समन वेयर देयर इज अ क्रेडिबल एविडेंस, जब क्रेडिबल एविडेंस मिल जाएगा कि उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है क्राइम को करने में या उसकी रॉन्ग डूइंग में। अगर लॉयर एडवाइस कर रहा है किसी व्यक्ति को कोई क्राइम कमिट करने के लिए, या फिर बोलता है कि यार आप क्राइम कमिट कर लो मैं देख लूंगा, या रॉन्ग डूइंग में पार्ट बनता है, अकम्प्लिस बन जाता है, तो बिल्कुल वो इंस्टिगेटर बन जाएगा इस चीज़ के रिगार्डिंग, एंड दैट पर्सन कैन बी लायबल फॉर अबेटमेंट एज वेल। सो उस चीज़ का जब तक एविडेंस नहीं है तब तक समन नहीं कर सकता, अगर एविडेंस मिल गया तो बिल्कुल कर सकते। तो ये पावर तो अभी भी उन्हीं के पास, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास में, कि वो अपने इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगाएं कि भाई लॉयर के एडवाइस के बिना पे व्यक्ति ने ये क्राइम कमिट करा है या उसका इन्वॉल्वमेंट लॉयर का था एक्टिवली। सच समन और सर्चेस, जो समन या सर्च होगी टॉप लेवल डायरेक्टर रैंक के इक्विवेलेंट के अप्रूवल के थ्रू होगी और एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल सेफगार्ड होगा। और बेसिकली ये गाइडलाइन जो है रिफर्म करती है कि भाई हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है लीगल प्रोफेशन का, कि भाई मैं अपने क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल एडवाइस दूं, मुझे ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से हरास ना किया जाए एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के द्वारा, एंड ये रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एजेंडा दैट वी हैव इज नार्को एनालिसिस टेस्ट। अभी नार्को एनालिसिस टेस्ट होता क्या है? बेसिकली नैट एक ऐसा प्रकार का टेस्ट है जिसमें आपको ट्रुथ सीरम दिए जाते हैं। ये ट्रुथ सीरम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल नेचर के होते हैं। इसके अंदर लीगल एम्बिग्यूटीज भी इन्वॉल्व होती है और देखा जाएगा कि इसको इन्फोर्स करा जाए कि ना करा जाए। ये हेल्ड हुआ दैट कोर्ट ने क्लैरिफाई करा कि नार्को टेस्ट जो है उसको कंपेल नहीं करा जा सकता और इट वुड नॉट रिजल्ट अलोन एंड कैन नॉट लीड टू कन्विक्शन। मतलब नार्को एनालिसिस के बेसिस पे किसी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं कर सकते, उसके रिगार्डिंग कॉरोबोरेटिव एविडेंस होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लीगल एनालिसिस ये है कि भाई इट वुड स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट राइट ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के अंदर राइट ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन दिया है, जो कि बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कि किसी व्यक्ति को उसके ही अगेंस्ट एविडेंस देने से बिल्कुल ये राइट प्रोटेक्ट करता है कि आप किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम खुद के खिलाफ एविडेंस दो। और ये जो टेस्ट है एक तरह से खुद के खिलाफ एविडेंस देना हो जाएगा। तो मतलब अगर कोई इंसान खुद से कंसेंट देके करना चाह रहा है तो क्या कर सकता है? क्या बिल्कुल कर सकता है। बट क्या उसी नैट के बेसिस पे
क्या उस व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं करा जाएगा। उसके रिगार्डिंग आपको कोरोबोरेटिंग एविडेंस होने की आवश्यकता है ही है। अब ये जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है। जैसे सेल्वी वर्सेस जयललिता के केस में भी इसको कंट्रोवर्शियल देखा गया। तो बेसिकली लैंडमार्क केस था 2010 का, जिसके अंदर सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रोहिबिटेड इनवॉलंटरी नार्को एनालिसिस टेस्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स के बेसिस पे 20 सब क्लॉज 3 और 21 के तहत ये वाला जो टेस्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा टाइप का चीज होल्ड डाउन किया था। रिसेंटली जून 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म कर दिया और एलैबोरेट कर दिया कि जो अमलेश कुमार का जो केस था, अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अच्छा केस है, लैंडमार्क केस लॉ है। आपको केस का नाम याद रखना है क्या? आई वुड से याद रख लो, वेरी गुड केस इट इज। इसमें बोला कि भाई करंटली क्लियर प्रोसीजर हमने सेफगार्ड के रिगार्डिंग और लिमिटेशंस के रिगार्डिंग नार्को टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस बना दिए। अब ये जो गाइडलाइंस है वो बेसिकली क्या कहता है, कोर्ट हेल्ड दैट इनवॉलंटरी नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है वो 20 सब क्लॉज 3 और 21 का वायलेशन करता है। वॉलंटरी टेस्ट जो रहते हैं वो परमिटेड होता है। इनवॉलंटरी टेस्ट परमिटेड नहीं होगा, वॉलंटरी टेस्ट परमिटेड होगा जब इंसान को फुल्ली इन्फॉर्म्ड कंसेंट से उसकी सारी चीजें रिकॉर्ड करी जाएंगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। The result of voluntary narcotic analysis test cannot be sole basis, ये sole basis नहीं हो सकता किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करने के तौर पे, और ये सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट का वायलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है वो सोल बेसिस नहीं बनाता, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ कोरोबोरेटिंग एविडेंस की भी आवश्यकता पड़ती है। कोर्ट ये क्लैरिफाई करता है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेटिव एड्स हैं एंड ये आपका राइट नहीं है अक्यूज का, एंड कैन नॉट बी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। इसलिए कोर्ट इसको ऑर्डर नहीं कर सकता और पुलिस को नहीं बोल सकता कि भाई करो एट द सेम टाइम। तो आपका राइट नहीं है बट एक इन्वेस्टिगेटिव एड्स है। अब पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया परमिटिंग रूटीन नार्को एनालिसिस टेस्ट ऑन अक्यूज पर्सन वाज सेट असाइड, और पटना हाई कोर्ट ने बोला कि रूटीन के तौर पे यानी कि ऑन डे टू डे बेसिस नार्को एनालिसिस टेस्ट होगा। ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा गलत बन जाती है, इसी वजह से हमने पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन था इसको हटा दिया सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से। नेक्स्ट राइट दैट वी हैव इज राइट टू बिजनेस क्लोजर। बेसिकली इज राइट टू शट डाउन बिजनेस अ फंडामेंटल राइट, कि मेरी मर्जी है मैं अपना बिजनेस शट डाउन करना चाहता हूं, तो क्या फंडामेंटल राइट है? तो भाई बिजनेस क्या शट डाउन हो सकते हैं फ्रीली, या फिर उनको एक प्रोसीजर सेफगार्ड को फॉलो करना पड़ेगा? ये डिबेटेड इशू था। प्रोविजंस क्या है? लेबर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन राइट टू बिजनेस आर्टिकल 19(1)(g एंड क्लोजर रूल्स के रिगार्डिंग रेलेवेंट स्टैट्यूट्स। अब बेसिकली इसका लीगल एनालिसिस ये कहता है द लेटेस्ट पोजीशन स्ट्रेसेस दैट बिजनेस क्लोजर रिक्वायर्स, कि बिजनेस को क्लोज करना है तो एक फेयर प्रोसीजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक फेयर प्रोसीजर होना चाहिए और वर्कर कॉम्पनसेशन आपको देना ही पड़ेगा। प्रिवेंटिंग आर्बिट्री क्लोजर, कि आपकी जब मर्जी करेगा आपने बिजनेस को बंद कर दिया, ये आर्बिट्री क्लोजर नहीं होना चाहिए, आपका सब कुछ फेयरनेस होना चाहिए। इसलिए आपकी बिजनेस फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, एट द सेम टाइम दूसरे लोग को भी रिस्पेक्ट करना, उनके लाइवलीहुड को भी रिस्पेक्ट करना। द इशू ऑफ वेदर बिजनेस ओनर्स हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू क्लोज द बिजनेस ऑपरेशन वाज एड्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड। हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड, क्या केस का नाम याद रखना है? नहीं, केस का नाम याद नहीं रखना है बट पता होना चाहिए फॉर रेफरेंस। द केस अरोज फ्रॉम अ डिस्प्यूट ओवर अ क्लोजर बिजनेस परमिशन, कि भाई क्लोजर बिजनेस ऑफ की परमिशन चाहिए, यानी कि मुझे बिजनेस को क्लोज करना है, इस चीज की परमिशन के रिगार्डिंग ये बातचीत थी लेबर लॉस के अकॉर्डिंग। विद क्वेश्चंस ऑन हाउ बिजनेस फ्रीडम इंटरैक्ट्स विद वर्कर राइट्स, कि आपके बिजनेस फ्रीडम किस हद तक आपके पास है, एट द सेम टाइम वर्कर राइट भी एग्जिस्ट करते हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट तो एग्जिस्ट करता ही है ना, तो पब्लिक के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग वर्कर्स के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग इसको बैलेंस करना है। सुप्रीम कोर्ट रूल ये करता है राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड प्रोफेशन, आपका आर्टिकल 19(1)(g के अंदर है। ठीक है, ये इंक्लूड द राइट टू वॉलंटरी शटडाउन, और ये बिल्कुल आपका राइट टू वॉलंटरी शटडाउन द बिजनेस है, इसके अंदर बिल्कुल राइट टू वॉलंटरी शटडाउन द बिजनेस, मतलब आप बिजनेस शुरू कर सकते हो और बिजनेस एंड कर सकते हो, आर्टिकल 91(g) कहता है। द राइट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये जो राइट है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से सबमिट होता है। बेसिकली आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 ये कहता है कि प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का वायलेशन नहीं करना है, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को मानना है, स्पेशली सेक्शन 25(o) ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का 1947 का जो एक्ट है ये हमारा इंडस्ट्री के डिस्प्यूट के रिगार्डिंग सेटलमेंट करता है, इसके सेक्शन 25 का वायलेशन नहीं करना। 25(o) जो है वो मैंडेट करता है कि गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी बिजनेस को क्लोज करने की, और फेयर हियरिंग होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए वर्कर्स के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, वर्कर्स की कोई कॉम्पनसेशन है, वर्कर्स की कुछ राइट्स का वायलेशन है तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, 25(o) बोलता है। कोर्ट ने अपील करा कि भाई गवर्नमेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड विद इन 60 डेज, अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड
रिस्पॉन्ड नहीं करती 60 डेज के अंदर तो गलत हो जाएगा। द कोर्ट हेल्ड दैट इफ गवर्नमेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड विद इन 60 डेज टू अ क्लोजर एप्लीकेशन, परमिशन इज डीम्ड ग्रांटेड बाय डिफॉल्ट। अगर 60 दिन के अंदर गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती तो ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता है, पर इस आवश्यकता को कोर्ट ने हटा दिया कि 60 दिन का टाइम है, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी तो आप ऑटोमेटिकली बिजनेस को क्लोज डाउन कर सकते हो। अच्छा केस है। नेक्स्ट है PIL आफ्टर अहमदाबाद का एयर क्रैश। हम सबको पता है एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था 2025 में, और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब आई वुड से इस इंसिडेंट को कंडेम करना चाहिए। ठीक है, एयरलाइन के ट्रस्ट के रिगार्डिंग चीज़ थी, एविएशन कंट्रोल के रिगार्डिंग चीज़ थी कि भाई क्या दिक्कत है, क्या ऐसा हुआ, क्या मैल फंक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर तरीके का डिस्कोर्स लेके आती है कि भाई हमें डिस्कशन करना पड़ेगा एयरलाइन सेफ्टी के रिगार्डिंग कि आप हवा में हैं, इतने ज़्यादा हज़ारों फिट की ऊंचाइयों पे है और आपने अपने सारी चीज़ों को दे दिया है, एक अपना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपने दे दिया है एक व्यक्ति को और वो इस चीज़ को गवर्न कर रहा है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारी PIL फाइल करेगी और बोला कि भाई सिमिलर एयरक्राफ्ट और पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स कि आपको बताना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट बतानी पड़ेगी आपको। PIL फाइल हुई और ये DGCA की पावर के अंडर भी हमने देखा। लीगल एनालिसिस का ये है कि जो PIL है ये ड्राइव करती है पब्लिक की सेफ्टी, पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी कि आप सिविल एविएशन जो करते हैं आप अकाउंटेबल हैं लोगों के रिगार्डिंग, आपको अश्योर करना पड़ेगा ये हर चीज सेफ तरीके से करी गई है, प्रॉपर सेफ्टी रिफॉर्म्स आपको स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। बैकग्राउंड ओवरव्यू ये है 12 जून 2025 को एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट A171, ठीक है, बेसिकली ये क्रैश कर गई थी टेक ऑफ करते साथ ही और इसने 241 को ऑन बोर्ड जो लोग थे उनको मार दिया, 19 लोग को ऑन ग्राउंड मार दिया। द क्रैश एक्सपोज्ड मेजर सेफ्टी कंसर्न्स, इसने मेजर सेफ्टी कंसर्न दिखाया रिगार्डिंग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट एंड इसके रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी देखी गई एयरलाइन की, एयरलाइन अकाउंटेबल है कि नहीं। फॉलोइंग द ट्रेजेडी मल्टीपल PIL फाइल हुई और ये बोला सुप्रीम कोर्ट सीकिंग अर्जेंट सेफ्टी की भाई अर्जेंट सेफ्टी ऑडिट के रिगार्डिंग हमें दिक्कत है, आप अर्जेंट सेफ्टी ऑडिट के रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को साझा करें, सबको ये सारी चीजें बताएं और बेटर रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। RTI फाइल करी जा सकती है इसके रिगार्डिंग नहीं, ठीक है, एक प्राइवेट एंटिटी के रिगार्डिंग क्या RTI फाइल करोगे, बट एट द सेम टाइम आपको ऑडिट रिपोर्ट्स तो सबको सबके सामने डिस्क्लोज करनी है। PIL इन्वोक प्रोविजन अंडर एयरक्राफ्ट एक्ट, PIL ने एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत ये सारे प्रोविजंस को इन्फोर्स करा, एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के अंदर इसको इन्फोर्स करा और ये बोला DGCA जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका एक सुपरवाइजरी रोल है और रेगुलेटरी रोल है। पिटिशनर सॉट ये सब करा है दैट इमीडिएट ग्राउंडिंग ऑफ एयर इंडिया बोइंग फ्लाइट, जितनी बोइंग फ्लाइट है उन सबको ग्राउंड कर दो क्योंकि इसकी प्रॉपर सेफ्टी चेक और इसका ऑडिट होना चाहिए। डायरेक्टिव फॉर अनअनाउंस ऑडिट्स, जितने भी अनअनाउंस ऑडिट उनके रिगार्डिंग डायरेक्टिव हो गया फॉर कमर्शियल एयरलाइन फ्लीट्स और पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए इन सारी चीजों के असेसमेंट के रिगार्डिंग। कंप्लायंस विद इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड कि आपको इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना पड़ेगा, मैंडेटिव तरीके से इसको करना पड़ेगा, मैंडेटरी है ये। कॉम्पनसेशन फॉर विक्टिम, जितने विक्टिम है सबको कॉम्पनसेशन मिलेगा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विक्टिम्स जो है उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ऑफ 1999 और अदर रिलेवेंट लॉज के अंदर। सुप्रीम कोर्ट कंसिडर ये करेगा ये सारे पिटिशंस अगस्त 2025 के अंदर, तो अगस्त के लीगल रैपअप में इन सब चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे अपन। नेक्स्ट है यूनिफाइड पोर्टल फॉर वक्फ, बेसिकली वक्फ का उम्मीद पोर्टल है, उस चीज के रिगार्डिंग बातचीत है। हमने जुलाई के मंथ में इसको देखा, अब जून के मंथ में इसको थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जुलाई में इसके रिगार्डिंग बहुत सारे अमेंडमेंट्स और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पर जून में इसके बारे में क्या बातचीत थी। मैनेजिंग काउंटलेस वक्फ चैरिटेबल एंडोड प्रॉपर्टीज, बहुत सारी वक्फ की रिगार्डिंग प्रॉपर्टी थी, वक्फ बाय यूज की प्रॉपर्टी थी, उस चीज के रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने की बात हुई और चैलेंज करा, तो वक्फ का उम्मीद पोर्टल आ गया, उम्मीद वेब पोर्टल, जिसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट होगा। ये पोर्टल क्या करता है, ये इंक्रीज करता है ट्रांसपेरेंसी, हर चीज को डिजिटलाइज करता है और रिलीजियस एंडोमेंट्स के रिगार्डिंग पब्लिक ट्रस्ट भी बेस्टो करता है। बेसिकली आप इसको जुलाई के जब लीगल रैपअप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी, डिजिटल रिकॉर्ड का मेंटेनेंस नहीं करा गया, वक्फ बाय यूज को बहुत ज्यादा प्रिविलेज के तौर पर यूज करा गया, बहुत सारे प्रोविजंस को तोड़ मड़ोड़ के अपने हिसाब से कर लिया। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को लॉन्च करा है जून 2025 के अंदर। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा वक्फ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एंड नेशन वाइड बेटर गवर्नेंस की कामना करेगा। नेक्स्ट है इसी के अंदर हम देखते हैं अंबेडकर का पोर्ट्रेट यूज करा कर्नाटका कोर्ट के अंदर। तो कर्नाटका कोर्ट के अंदर अंबेडकर की पोर्ट्रेट आई है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने जून 2025 में मैंडेट कर दिया मैंडेटरी सारे कोर्ट्स के अंदर कि आपको कोर्ट रूम के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पोर्ट्रेट रखनी है। स्टेट का डायरेक्टिव है, ये ऑनर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और सोशल जस्टिस वैल्यूज को। एट द सेम टाइम ये सिंबलाइज करता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का रोल जो उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में लगाया। एट द सेम टाइम कमिटमेंट उनका जो इक्वालिटी एंड जस्टिस के रिगार्डिंग था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में लास्ट इशू बट बहुत इंपॉर्टेंट इशू, बार काउंसिल इंडिया का नोटिस आया रिगार्डिंग LLM फॉर डिस्टेंस मोड। जो लोग डिस्टेंस के तौर पे अपग्रेड या डिफरेंट मोड से LLM कंप्लीट कर रहे हैं अपना, उस चीज़ के रिगार्डिंग को डायरेक्टिव है, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला कि
LLM ऑन थ्रू डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हम लीगल प्रैक्टिस के लिए। जो LLM आपका डिस्टेंस मोड से होगा और जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से नहीं होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। BCI का डायरेक्शन था रिगार्डिंग लीगल एजुकेशन एंड लॉ ग्रेजुएट्स एंड इंश्योर्स हायर क्वालिटी एजुकेशन। ये हायर क्वालिटी एजुकेशन, हायर यूनिफॉर्मिटी जो लीगल एजुकेशन में होना ही चाहिए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो बेसिकली ये सारी चीज़ें रेगुलेट करती है। ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग एक मात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लॉ डिग्रीज के रिगार्डिंग बातचीत करती है। बेसिकली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो थे वो ऑफर कर रहे थे मास्टर्स प्रोग्राम थ्रू ऑनलाइन डिस्टेंस एंड हाइब्रिड ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड मतलब आधा ऑफलाइन आधा ऑनलाइन, ऑनलाइन टोटली ऑनलाइन मतलब प्रॉपरली आपके लिए ऑनलाइन होगा। डिस्टेंस मतलब आप लॉन्ग डिस्टेंस में दे सकते हो, उसको आराम से सेल्फ पेस कोर्स के तौर पे दे सकते हो। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तौर पे इन लोगों ने ये सब चीज़ लॉन्च करी थी, पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इसका मतलब ये मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग प्रॉपर रेगुलेटरी सेफगार्ड्स होने चाहिए। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब जिस इंस्टीट्यूशन को ऑथराइज करेगा LLM डिग्री करने के लिए वही इंस्टीट्यूशन दे सकता है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज बिगिन हो गए विदाउट अप्रूवल फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परमिशन लिए ये सारे कोर्सेज शुरू हो गए और इसके कारण क्वालिटी एंड वैलिडिटी ऑफ लीगल एजुकेशन बहुत हैम्पर होने लग गई। बेसिकली कौन सा इंस्टीट्यूशन डिग्री दे रहा है, उसके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसका सफिशिएंट टीचर है, जो टीचर है वो क्वालिफाइड है कि नहीं, ये सारी चीज़ों की क्वालिटी देखी जाती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस बता दिया कि भाई LLM डिग्री जो है जो नॉन ट्रेडिशनल मोड से होगी वो रिकॉग्नाइज नहीं होगी फॉर प्रोफेशनल एंड एकेडमिक पर्पस। तो मतलब उस डिग्री का कोई मतलब नहीं, ना प्रोफेशनल यूज कर सकते हो ना एकेडमिकली यूज कर सकते हो। एंड दस यहाँ पे सेक्शन 7(1)(h) एंड 49(1)(a)(f) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने साइड करा एडवोकेट्स एक्ट के, जो बोलता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक सोल अथॉरिटी है। क्या ये सेक्शंस याद करना है? नहीं याद करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक सोल अथॉरिटी है रिगार्डिंग लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन के रिगार्डिंग रूल्स भी आए, लीगल एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल, एग्जीक्यूटिव, वोकेशनल एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन रूल 2020 एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स LLM कोर्स थ्रू ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड। यानी कि ये जो रूल्स हैं ये बोलते हैं कि इसके रिगार्डिंग परमिशन आपको लेनी पड़ेगी अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जब तक इसको ग्रांट नहीं करते अप्रूवल तब तक ये नहीं होंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो 2025 के डायरेक्टिव से ये बोला, सपोर्ट करा सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट विनीत गर्ग वर्सेस UGC 2021 में एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रेगुलेशंस में, जिसमें डिसअलाउ कर दिया था प्रोफेशनल कोर्सेज को। इन लॉ के अंदर प्रोफेशनल डिस्टेंस लर्निंग वाले कोर्स नहीं हो सकते बिना BCI के अप्रूवल के, एंड क्योंकि बिना BCI के अप्रूवल के हो गए तो इसलिए अनऑथराइज मैनर में ये गलत तरीके से इन्होंने काम किया। तो ये था जून का लीगल रैपअप। जून के लीगल रैपअप में हमने बहुत सारे वेरिड इश्यूज देखे। आपका काम यह है कि ऑफलाइन इसका प्रिंट निकालना है, इन सबका आपके पास लॉगेट ऑलरेडी है। एंड जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ सारे के सारे इश्यूज को गो थ्रू करते करते हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बनाते जाना है। पूरी लॉ ग्रेड में जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं हम सब ने उन सारे इश्यूज को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये इश्यूज कुछ इसमें लॉ ग्रेड में प्रोवाइडेड रहेंगे, कुछ लॉ ग्रेड में प्रोवाइडेड नहीं है। लीगल रैपअप में हम लीगल इश्यूज को कवर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और सीरीज है जिसका नाम है Decode, जिसमें हम हर मंथ के जजमेंट्स को भी कवर करते हुए चले जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू। इन जजमेंट्स के नाम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं, पर कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जो आई थिंक यू शुड रिमेंबर फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज जून लीगल रैपअप एंड कबीर जसवाल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मॉक।